हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मेक इट वर्थ वाइल। सो फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं हमारी फर्स्ट यूनिट का। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ पोस्टोलॉजी। ठीक है, पोस्टोलॉजी डिस्कस करने से पहले अकॉर्डिंग टू पीस जैसे हम डिस्कस करते हैं कि उस टॉपिक के अंदर कितने पार्ट्स हैं, वैसे ही पोस्टोलॉजी के अंदर 3 पार्ट्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन, सेकेंड वन इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड द थर्ड वन इज़ पीरियोडिक डोज कैलकुलेशन। जो हमारे पहले 2 पार्ट्स हैं विच इज़ डेफिनेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो हम इसी पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। और जो लास्ट पार्ट है यानी कि पीरियोडिक डोज कैलकुलेशन है, उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पोस्टोलॉजी से शुरुआत करते हैं कि पोस्टोलॉजी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पोस्टोलॉजी से अगर हम स्टार्ट करें तो पोस्टोलॉजी के वर्ड से नोटिस करते हैं कि हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पोसो और लॉजी। पोसो मतलब हाउ मच, वेराज लॉजी मतलब साइंस, यानी कि कितनी साइंस लगती है डील करने में किसके साथ, डोज के साथ या फिर डोज की क्वालिटी के साथ, ताकि हम क्या कर सकें, पेशेंट का जो थेरेप्यूटिक डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट है उसे परफॉर्म कर सकें। यानी कि अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है कहीं ना कहीं, और ही सफरिंग फ्रॉम पेन और शी सफरिंग फ्रॉम पेन, उस पेन को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट हुए, उसके बाद भी उस चीज़ को ठीक रखना। ठीक है, चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, पोस्टोलॉजी कहलाता है। एक ऑफिशियल डेफिनेशन से क्लियर करते हैं, पोस्टोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसी ब्रांच किसकी, मेडिसिन की, जो डील करते हैं किसके साथ, डोज के साथ या फिर क्वालिटी ऑफ ड्रग के साथ, पर्टिकुलरली जो पेशेंट को क्या देने वाला है, डिज़ायर्ड इफेक्ट देने वाला है। वो डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन फैक्टर्स से हमें डील करना पड़ता है, उन सब के बारे में हम पोस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो द डोज कैन नॉट बी फिक्स रिजिडली बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डोज। डोज जो हमारी डोज होती है पर्टिकुलरली किसी को भी देने वाली, वो हम फिक्स नहीं कर सकते लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स होते हैं। तो वो जो फैक्टर्स होते हैं उनसे, उनके पीछे क्या साइंस होती है जिससे हम डील करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये हमने पोस्टोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ लिया कि हम उसमें बेसिकली क्या होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं कि इसको, पोस्टोलॉजी को, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके साथ हमें डील करना पड़ता है, जिस हिसाब से हमें मेडिसिन बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो पहले फैक्टर से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसको, डोज को, वो क्या है, एज। ठीक है, यानी कि जो आपकी डोज़ है, जो डोज़ आप एक अडल्ट इंसान को दे रहे हो, वही डोज़ आप किड्स को नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, अगर हम डोसेज फॉर्म की बात करें तो हम उन्हें लिक्विड्स देते हैं। इनकेस अगर आप लिक्विड्स भी नहीं दे पा रहे, यानी कि सिरप्स नहीं दे पा रहे, तो वो जो डोज़ होती है उसकी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं कम कर दिया जाता है, या कुछ और सेवरल ड्रग्स बनाए जाते हैं जो किड्स के लिए बेसिकली अलग होते हैं और एडल्ट के लिए अलग होते हैं। तो कभी भी जो अडल्ट दवाई ले रहा है वही दवाई डॉक्टर एक बच्चे को नहीं देगा। तो एज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, से पहले याद रखने वाला चीज़। ठीक है, उसके बाद आता है बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर कैसे है, इंसान का बॉडी वेट इतना होना चाहिए कि वो जो ड्रग की स्ट्रेंथ, यानी कि जितने भी अमाउंट ऑफ ड्रग की स्ट्रेंथ को ले रहा है वो एक्चुअली उसे ले पाए। ठीक है, आप किसी भी पतले सूखे इंसान को 600 mg की डोज दे दोगे, वो कैसे लेगा। ठीक है, वेराज आप एक हेल्दी पर्सन को वही 600 mg की डोज देते हो, वो ऑटोमेटिकली उसे एब्जॉर्ब भी कर लेगी, उसकी बॉडी, उसका इफेक्ट भी शो हो जाएगा। कॉमनली एक एग्जांपल के साथ अगर डिटरमाइन करूँ तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, उनको लो डोज चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, उसके बाद द थर्ड फैक्टर इज़ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपने दिन में लिया वो टाइम जिसमें आपने दवाई को लिया। ठीक है, वो दिन हुआ, रात हुआ, या फिर एम्प्टी स्टमक हुआ, कोई भी चीज़ फैक्टर हो सकती है। अब जैसे मान लो आपने उसे एम्प्टी स्टमक लिया तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, रैपिडली हो जाएगी। वेराज दिन में लोगे, दिन में अगर आप ड्रग्स या फिर सेडेटिव्स ले रहे हो, कॉमनली सेडेटिव की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो दिन के टाइम पे ज़्यादा होती है। कई बार नोटिस किया कि हमें सिर दर्द हो रहा होता है तो मम्मी कहती है कि बेटा रात को बस एक सिर दर्द की 2 गोली ले लो और सुबह तक आराम आ जाएगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ ये भी फैक्टर्स होते हैं जो डोज को अफेक्ट करते हैं, यानी कि डोज के काम को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो आपको उसका इफेक्ट कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी। तभी तो देखा है कभी कभी डॉक्टर क्या लिखता है कि ये दवाई आपको लंच के बाद लेनी है, ये दवाई आपको डिनर के बाद लेनी है, ये दवाई आपको एम्प्टी स्टमक लेनी है, मॉर्निंग में लेनी है, ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है। बिकॉज उस दवाई का असर उस टाइम पे होना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसे गलत टाइम पे ले लेते हो या फिर ऑपोजिट टाइम्स पे ले लेते हो तो ऑब्वियसली उसका जो असर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद फोर्थ फैक्टर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि दवाई को लेने का तरीका क्या है। आपने उसे ओरली लिया है, आपने उसे सबक्यूटेनियसली लिया है, आपने उसे आपके मसल्स के अंदर प्रॉपर्ली पास हुआ, वेन्स के अंदर, मतलब ये सब कुछ दवाई के तरीके होते हैं। ठीक है, आप ओरली कोई चीज़ ले रहे हो तो वो आप खा के ले रहे हो, उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा। वेरस आपकी सीधे ब्लड में कोई चीज़, हमने ब्लड में कोई चीज़ डाल दी,
इंजेक्शंस के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली जल्दी रिएक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू अपने कोई चीज़ खाई एंड ऑल। तो वो सब भी इफेक्ट करता है। यानी कि हमने 4 फैक्टर्स जो भी पढ़े, एज, बॉडी वेट एंड साइज, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे फैक्टर्स हमें प्रॉपरली लर्न करने हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ भी होता है, एक ऐसा फैक्टर जो डोज को इफेक्ट करता है। जैसे कि मान लो एक इंसान को कोई क्या कहते हैं डिजीज़ है, ठीक है, वो उसके लिए वो दवाई ले रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या कर दिया, आपने उसे कोई और दवाई भी दे दी, तो उस दवाई का असर ज़रूरी नहीं है कि वो दवाई ऑटोमेटिकली वैसे ही असर करेगी। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ड्रग है जो बेसिकली किडनी पेशेंट्स को नहीं दिया जाता। ठीक है, उससे क्या होता है, जो पेशेंट है वो ना तो उस पर उस दवाई का असर होता है, ना जो नॉर्मल उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, और लिवर प्रॉब्लम्स के केस में हम ओरली दवाई नहीं देते, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी असर होता है कि आप लिवर प्रॉब्लम होती है जिस इंसान को, उसको आप ओरली कोई भी दवाई नहीं देते, आप उसे इंट्रा वेनस के थ्रू देते हो। जैसे कि आईवी इंट्रावेनस, मैंने ऊपर जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था उसके नीचे मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी इनकेस अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूँ आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। कई केसेस में क्या होता है, जैसे कि अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, तो आपको कम डोज चलेगी, वो जल्दी ऑटोमेटिकली अपना काम करने लग जाएगी। लेकिन वेर इज ड्राई क्लाइमेट या फिर कोल्ड क्लाइमेट है तो आपको ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट का फैक्टर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इमोशनल फैक्टर्स जैसे कि मान लो डॉक्टर आपको डिप्रेशन की दवाई दे रहा है, डिप्रेशन की भी मेडिसिन आती हैं। ठीक है, आपके ब्रेन में डिप्रेशन जो भी क्या कहते हैं हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं डिप्रेशन के लिए और उन सबको कम करने की भी दवाइयाँ आती हैं। तो वो सब फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि फीमेल्स में इमोशनली असर क्या होता है, ज़्यादा होता है चीज़ों का, वेराज टू मेल्स। ठीक है, कभी भी देखना तो जैसे हम लोग लड़कियाँ हैं या फिर मम्मा भी होंगी आप लोग घर में, तो उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है चीज़ों का, वेराज टू डैड को कम पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्यूमुलेशन की। कई केसेस में क्या होता है कि आप ड्रग ले रहे हो, ठीक है, तो ड्रग कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं होती प्रॉपर्ली, वो एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठी होने लग जाती है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो एक्चुअली नेसेसरी नहीं होते वो सिम्टम्स भी आते हैं आपकी बॉडी में। तो वो एक्यूमुलेशन होना भी एक फैक्टर होता है कि दवाई आपकी बॉडी के अंदर जाके कहीं ना कहीं इकट्ठी ना हो जाए, वो प्रॉपर्ली डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके बाद सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म बेसिकली दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट दो ड्रग जब इकट्ठे ली जाते हैं तभी होती है। ठीक है, इनका ओरिजिन कुछ सेम है बट इनके असर अलग अलग है। जब दो ड्रग्स हमने इकट्ठे ले ली, यानी कि आपकी बॉडी में आपने किसी और चीज़ की मेडिसिन और जो आपको अभी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, जो आप मेडिसिन अभी लेकर आए वो दवाई आपने साथ साथ ले ली, तो या तो उसका जो आपकी दवाइयों का असर है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर बढ़ जाता है इंक्रीज़ तो उसे सिनर्जिज्म कहते हैं, और अगर कम हो जाता है तो उसे एंटागोनिज्म कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो फैक्टर आता है वो होता है हैबिचुएशन या फिर एडिक्शन। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो आपको एक ड्रग बार बार वही ड्रग लेते जाते हैं तो आपको हैबिट हो जाती है, आपकी बॉडी ना उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बना लेती है, टॉलरेंस लेवल बना लेती है कि हाँ ये तो आता ही रहता है। जैसे होता है ना कि हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे वे में समझते हो, गेस्ट आता है, ठीक है, एक गेस्ट आ रहा है साल में एक बार, तो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन होती है कि हाँ यार कभी कभी आते हैं, मम्मी सारा कुछ तैयार कर। एक गेस्ट आता है रोज़, ठीक है, हमारे साइड वाले अंकल रोज़ आ जाते हैं, उठ के सुबह भी आ जाते हैं, शाम को भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं बनता। ठीक है, उनके लिए टॉलरेंस लेवल, ठीक है, आ जाते हैं अब तो वो घर के ही मेंबर हो चुके हैं। सेम एज दैट, अगर एक ही ड्रग आपकी बॉडी में बार बार जाएगी तो आपकी बॉडी उसके लिए टॉलरेंस लेवल बना लेगी। ठीक है, फिर उसका असर नहीं होगा आपके ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं आइडियोसिंक्रेसिस की या फिर हाइपर सेंसिटिविटी की। हमने कोई मेडिसिन ली और उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, यानी कि जो उस मेडिसिन का रिजल्ट है भी नहीं वो रिजल्ट भी प्रोड्यूस होने लग गया। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको रैशेज़ हो गए या फिर आपको वॉमिटिंग हो गई, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो जैसे दवाई के साथ ये नहीं होता कभी भी कि हाँ आपको साइड बाय साइड रैशेज़ हो गई, लेकिन कई केसेस में लोगों को क्या हो जाता है, उससे सेंसिटिविटी हो जाती है उस ड्रग से, कहीं ना कहीं वो बॉडी की स्किन वो ड्रग ले नहीं पाती, या फिर आपकी बॉडी अंदरूनी तरीके से इसको ले नहीं पाती, तो वो वॉमिट आउट कर देती है उस ड्रग को, या फिर स्किन पर रैशेज़ होने लग जाते हैं क्योंकि स्किन एलर्जिक होती है उन ड्रग्स को। तो वो केस क्या होता है, आइडियोसिंक्रेसिस का या फिर हाइपर सेंसिटिविटी का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टॉलरेंस लेवल की। टॉलरेंस लेवल वैरी करता है, कई वो जो टॉलरेंस लेवल हमने पढ़ा था जो हैबिचुएशन थी वो अलग था, ये टॉलरेंस लेवल अलग है। ये कब होती है, ये हर एक बंदे में अलग अलग होता है। ठीक है, अगर मान लो आप एक ड्रग किसी को दे रहे हो, आप एक ड्रग दे रहे हो मेल को 50 mg की, ठीक है, 500 mg की, ठीक है, और उस पर वही असर होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फीमेल को आपको वही ड्रग 650 mg की दे रहे हो तब जाके उस पर असर हो रहा है।
ठीक है। तो ये टॉलरेंस लेवल वैरी कर जाता है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़, डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर अपना। कुछ क्लाइमेटिक रीजंस भी हो सकता है, एनवायरमेंटल रीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद द लास्ट वन, दिस इज़ टैकीफाइलैक्सिस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आप इसको एक वैसे समझो, एक गाड़ी है, ठीक है, आपके पास आपके घर में एक कार है, आपने उसमें बार बार आप उसमें सेल्स डाल रहे हो, बार बार निकाल रहे हो, बार बार डाल रहे हो, बार बार चला रहे हो, बार बार डाल रहे हो, बार बार निकाल रहे हो। एक टाइम के बाद क्या होगा, उसका कम, गाड़ी क्या होने लग जाएगी, कम चलने लगेगी। जैसे होता है ना, मम्मी कहती है कि आप एक टॉय लाए हो तो उसको ज़्यादा यूज़ मत करो, वो एक ही दिन में ख़राब हो जाएगा, है ना, ऐसे कहती है ना मम्मा। सेम एज दैट क्या होता है, जब आप कुछ ड्रग्स लेते हो एक शॉर्ट इंटरवल के बाद बार बार ले रहे हो, तो क्या होता है, रिसेप्टर्स के ऊपर क्या हो जाता है, वो लगता है, रिसेप्टर्स अपने एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर दोबारा लगता है, फिर एक्शन प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और वो फर्दर जो आपका ड्रग है उसका जो रिजल्ट आना होता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे कि मैंने एक फिगर में भी समझा रखा है, एक रिसेप्टर एक ड्रग है, वो आया उस पर लग गया, फिर आया फिर लग गया, एक्शन आ रहा है बार बार। तो एंड में क्या होता है, जो रिसेप्टर है वो थर्ड में पॉइंट में देखोगे तो वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ इट, यहाँ तक डिस्कस हो गया। अगले वीडियो में जो पार्ट 2 होने वाला है उसमें हम कैलकुलेशन ऑफ डोज पढ़ेंगे। ओके, दैट्स अ लव फॉर यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। हाँ, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, यू कैन इवन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, या कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं अगर आपको यहाँ पे चैनल पे रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज़ चारू पहूजा, ठीक है। it is I think underscore charu dot pahuja underscore. Okay, I'll be dropping that in the description also. Take care of yourself. Bye bye.